हेलो स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर हीट। हीट स्टार्ट करते हैं। हमने खत्म कर लिया था ग्रेविटेशन चैप्टर तक, आगे बात करेंगे हीट की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर बात करें तो जैसे हीट चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें पॉइंट कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हीट के बारे में पहले बात कर लें कि हीट है क्या। तो क्या कह रखा है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। अब अगर बात करें तो जैसे एनर्जी है, कब कैसे बात कर सकते हैं कि ये एनर्जी है। अगर मैं यहाँ से ये वर्क करवा रहा हूँ तो एक प्रकार से हीट में कन्वर्ट हो रही है, और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ, एक प्रकार से क्या होता है, एनर्जी होता है। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया होगा, जनरली साइकिल में आपने हवा डाली होगी वो पंप से, ठीक है। तो जब उसको पंप को दबाते थे, ऊपर नीचे करते थे, तो बाद में अगर उसको पकड़ लें तो देखते थे कि कितना ज्यादा एक प्रकार से वो गर्म हो चुका है, हीट हो चुका है। तो वो भी एक प्रकार से क्या वर्क करवाया था, तो क्या हुआ था, वो हीट हुआ था, टेम्परेचर उसका हाई हुआ था। तो वहीं पर यहाँ बात लिखी हुई है। तो यहाँ लिखा हुआ हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। अभी मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, वहां पर ये देख भी लेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं। जब टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, एक पॉइंट का टेम्परेचर हाई होगा, दूसरे पॉइंट का टेम्परेचर कम होगा, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, ठीक है। तो उसी को क्या कह देते हैं, हीट कह देते हैं। तो यहाँ पर हीट फ्लो फ्रॉम द कप ऑफ हॉट टी टू द इन्वायरमेंट। अगर ये आपका टी रखी हुई है, यहाँ से एग्जांपल भी समझ सकते हैं कि कप में आपकी मान लेते हैं ये टी रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो हाई टेम्परेचर है वो धीरे 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 कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। इन्वायरमेंट में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को क्या करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक। तो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, आपका इन्वायरमेंट में जा रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो यहाँ पर हीट ऑफ द कप ऑफ टी इज इतना, वो अलग चीज है, उसकी बात नहीं करनी है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम कप ऑफ हॉट टी टू द इन्वायरमेंट इज इतना, मतलब एक प्रकार से वो समझाने की कोशिश किया है कि इसका मीनिंग ये था कि अगर इतनी हीट दे रखा है, टी के पास इतनी है, तो कितनी ही ट्रांसफर हो पाएगी आपके इन्वायरमेंट में, वो उतनी ही जितनी उसके पास होगी उतनी ट्रांसफर हो पाएगी, ठीक है। तो वही एक प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा समझाया है उसने। तो यहाँ पर अगर बात करें, इसमें अगर बात कर लेते हैं, जैसे उसको समझा कि वहां से कब से कहाँ जा रही थी, हीट इन्वायरमेंट में जा रही थी। तो इन्वायरमेंट से आपके आइस से फिल्ड ग्लास में भी तो आ सकती है, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ का उस समय इन्वायरमेंट का ज्यादा होगा, किससे, जो आइस क्यूब रखी हुई है, ठीक है, उससे ज्यादा होगा इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट से किधर की तरफ आएगी, अब वो आइस क्यूब की तरफ आ रही होगी। तो वही यहाँ पर बात करते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ, वही लिखा हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पर लिखा है हीट फ्लो फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द ग्लास। अब क्या हो रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर चूंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, इधर का हाई टेम्परेचर है और इधर का लो टेम्परेचर है, तो इधर से इधर की तरफ हीट का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहले ही बात कर चुके हैं कि हीट एनर्जी का फॉर्म है। तो हीट एनर्जी का फॉर्म है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल हो जाएगी। बट एक्चुअल जो यूनिट आपको लिखी हुई मिलेगी वो कैलोरी मिलेगी। तो यहाँ से अगर बात करते हैं एनर्जी की यूनिट, वो हीट की यूनिट जूल है, इसी की यूनिट को मैं कह सकता हूँ कि कैलोरी भी है, कैलोरी, ठीक है। तो कोई ना कोई इनके बीच में रिलेशन होगा, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होता है, या यही कहीं कहीं लिखा होता है 1 कैलोरी इक्वल टू आपका 4.2 जूल के बराबर लिखा होता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल लिखा हो या 4.2 जूल लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, आगे इसी से रिलेटेड चीजें हमारी आने वाली हैं। यहाँ पर बहुत कुछ समझाया गया है, आप इसको मैं एक बार एक जनरली खोल देता हूँ, आप रोक करके इसको समझ भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, यहाँ जैसे ही नीचे से टेम्परेचर देना चालू हुआ, यहाँ पर पहले कितना था, 50 था, 50 से कहाँ पर पहुंच गया, 75 पर पहुंच गया था, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इधर से है, तो वो क्या किस फॉर्म में जाता जा रहा है, हीट के फॉर्म में जाता जा रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। वही सारी यहाँ पर कहानी दिया है। टाइम एक बार टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, अगर मैं बात करूं
सब्सटेंस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर दे रखा है। आपके मतलब का वो नहीं है, अभी जब आएगा आपका इक्वेशन तो वहां पर इसके बारे में प्रॉपर हम बात कर लेंगे। तो वही यहाँ पर वेरीफाई करके दोनों चीजों को इक्वेट करके आपका फाइनल रिजल्टेंट निकाल करके उसने यहाँ पर बता के रखा है। तो जनरली मैंने ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं आपका हीट का, तो हीट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड्स ऑफ, पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो ज्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा सा सीक्वेंस से पढ़ें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, इसमें अभी दूसरा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का उसका भी देख लेंगे। अब जैसे यहाँ से हीट स्टार्ट किया तो हीट की ही बात कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है ये फॉर्मूले जो इसमें आ रहे हैं ये भैया आपके काम के हैं और इनसे न्यूमेरिकल्स बनने हैं। न्यूमेरिकल्स आसानी से बन जाता है एकदम से, और बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल होता है, इस कारण से इन फॉर्मूलों पे जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं स्पेसिफिक हीट, ये जो स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है, तो जो भी हीट का रिक्वायरमेंट है, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, राइज द टेम्परेचर, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, मान लेते हैं ये कोई एक सब्सटेंस रखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहा होगा, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर T1 रहा होगा। अब मैं नीचे से क्या दे रहा हूँ, एक प्रकार से इसको टेम्परेचर दिए जा रहा हूँ, तो ये हीट के फॉर्म में इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो T डैश हो जाना चाहिए, और T डैश का मतलब क्या है, डेल्टा T इक्वल टू T डैश माइनस का T, कुछ ना कुछ टेम्परेचर राइज होना चाहिए। तो उसी को क्या कह देंगे, जो आपके टेम्परेचर को राइज करवाने में हीट जा रही है वो क्या कहला रही है, आपकी स्पेसिफिक हीट कहला रही है। तो यहाँ पर दिया भी होगा, तो यहाँ से अगर बात करते हैं डेल्टा क्यू, हाँ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं डेल्टा T, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं मास। अगर मैं सब्सटेंस बढ़ा दूंगा, सब्सटेंस बढ़ा दूंगा, इसका मतलब सब्सटेंस का मास बढ़ा दूंगा, तो मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, मैं जैसे मान लेते हैं कि पहले इसका 20 डिग्री सेल्सियस था और बाद में हो गया 21 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से कितने का डिफरेंस आया, 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया है, ये तो हुआ। अगर यहीं पर मैं मान लेता कि इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस था, बाद में आपका मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू आपकी 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए मुझे ज्यादा हीट खर्च करनी पड़ी हुई होगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब हीट ज्यादा फ्लो करवाई गई होगी। अगर सब्सटेंस का मास बढ़ा दूंगा तो सेम टेम्परेचर चेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। जब दोनों को यहाँ पर कंबाइन किया तो एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा S M डेल्टा T। तो यहाँ से Q इक्वल टू लिखा होता है M S डेल्टा T, ये लिखा होता है। तो S इक्वल टू अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक हीट इक्वल टू लिख सकते हैं, S इक्वल टू आपका आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। ये फॉर्मूला आपका स्पेसिफिक हीट का बन गया, ये फॉर्मूला है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ऑब्जर्व्ड और गिवन ऑफ बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। टेम्परेचर चेंज मैंने पहले ही कहा था, टेम्परेचर चेंज के लिए जो हीट को फ्लो करवाया जाता है वही क्या कहलाती है, आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। यूनिट यहाँ से निकाला जा सकता है, अगर एसआई यूनिट निकालना है तो आप क्या कह सकते हैं, जूल, हीट की यूनिट जूल हुआ करती थी, मास आपका केजी में हो जाएगा और ये आपका केल्विन में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये आ जाएगा। इसी को ये भी लिखा हो सकता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या आपका केल्विन में, ये भी लिखा हो सकता है कहीं पर, तो उसमें जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं आगे, इस कारण से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। ठीक, यहाँ पर अगर बात करें तो देखो बहुत सारे सब्सटेंस दे रखे हैं कि कैसे क्या कौन किस हीट पे डिपेंड कर रहा है। तो वाटर हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, आइस हो गया, ऑयल हो गया, कॉपर हो गया, इन ये अलग अलग सब्सटेंस है। तो इनको
सेम अमाउंट में अगर सब्सटेंस ले रहा हूं तो अलग अलग मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसमें हीट देनी पड़ेगी, अलग अलग सबकी स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। सब सेम अमाउंट में ले लेता हूं, क्योंकि मटेरियल का नेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब अलग अलग अमाउंट अलग अलग सब्सटेंस के लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जबकि सब्सटेंस का अमाउंट सेम होगा। तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा किसको किसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपेयर टू द अदर सब्सटेंस फॉर, सबसे ज्यादा किसकी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपके वाटर की होती है। पहला पॉइंट तो यही निकल करके आया कि हाईएस्ट होती है, ठीक है, वाटर की। आगे लिखा हुआ है फॉर दिस रीजन वाटर इज आल्सो यूज्ड एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एज वेल एज अ हीटर इन हॉट वाटर बैग्स। अब समझिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर आपको कूलेंट की तरह क्यों यूज किया जाता है, तो आपको क्या करना होगा कि इसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है। आंसर आपको ये टिक करना पड़ेगा। यहां से इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपका एक प्रकार से आंसर लिखा हुआ है। तो आपको डायरेक्टली थ्योरी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है, इस कारण से ये पॉइंट लिखा हुआ है। यहां पर अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये लिखी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी ये लिखी है। ये किस में लिखी हुई है अगर बात करते हैं, ये आपकी जो ये वैल्यू लिखी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज इक्वल टू 4186, ये लिखी है जूल केजी केल्विन, ये इसमें लिखी हुई है। अगर मैं कैलोरी में बात करता हूं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये कह सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कैलोरी में, क्योंकि ज्यादातर यूज इसी का आने वाला है क्वेश्चंस में जो होगा इसका आने वाला होगा, तो जहां पर स्पेसिफिक हीट जहां पर वाटर दिए हो तो आपको डायरेक्टली 1 पुट अप कर देना है, वहां पर सोचना भी नहीं कि क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये रख दे कि ये रख दे। तो आपको ज्यादातर ग्राम में सब्सटेंस दिए होगा, सब्सटेंस ग्राम में दिए होगा, तो पहले आप उसको हीट को कैलोरी में निकालिए ना, बाद में आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कहीं। तो आप डायरेक्टली इसको याद रखिए कि कैलोरी में दिए होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 1 दिए होता है, 1 आपका कैलकुलेशन में भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ से क्या किया है चेंज करने का, अगर मैं बताऊं तो 1 कैलोरी की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा था 4.18 जूल, यही तो पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ से ग्राम को चेंज करूंगा तो 10⁻³ केजी हो जाएगा, और यहाँ से डिग्री सेल्सियस या मैंने कहा था केल्विन, कुछ भी रखते रहो कोई दिक्कत नहीं, चेंज इन टेम्परेचर है सेम रहेगा। तो यहाँ से 4.18 जूल, और ये यहाँ से आ जाएगा 10⁻³ और यहाँ पर क्या रहेगा ग्राम और वो केजी और आपका डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4180, अब उसमें 6 दिए तो 6 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जूल और आपका केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका वहीं से निकल करके आता है, ये कहीं अलग से नहीं है, बात वही है। तो आपको ये याद रखना है, यहीं से आंसर ज्यादातर आप कन्वर्जन के हिसाब से कन्वर्ट कर सकेंगे, ये बेसिक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बात करता हूं आइस की, आइस यहां पर दिए होगा, आइस ये दे रखा है। अगर आइस की मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं कितनी है, तो वो आपकी ये दे रखा है। अब ये तो आपकी जूल केजी केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, ये बात कह सकते हैं। तो यहां से अगर बात करें स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, वो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या आपको वैल्यू पुटअप करना है कहां, इस पे जरूर आपका फोकस होना चाहिए। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है वाई द विंड एट द बीच ऑफ्टन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द सन गोज डाउन। अब देखिएगा यहां पर दे रखा है, यहां पर वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता होगा कि वाई द विंड एट द बीच आफ्टर ऑफ्टन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द सन गोज डाउन। जब
सन डूबता है तो अभी तक इधर से मतलब इधर से इधर की तरफ चल रही होगी अगर विंड, तो अब उसने रिवर्स डायरेक्शन क्यों ले लिया? रिवर्स डायरेक्शन क्यों ले लिया? रिवर्स क्यों हो गई? अभी तक तो वहां से यहाँ की तरफ आ रही थी विंड, अब डायरेक्टली जैसे ही सन डाउन हुआ, सनसेट हुआ, तो अब इधर से उधर की तरफ रिवर्स हो गई है। तो ये सोचने पे मजबूर कर दे रहा है, और ये वही सोच सकता है जो बीच के किनारे गया हो, सब लोग तो नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपका रीजन भी दे रखा है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर वार्म्स अप मोर स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग डे। अब डे के कंपैरिजन में, जब मतलब लैंड के कंपैरिजन में वाटर जो है वो कह रखा है कि वाटर वार्म्स अप, बहुत आराम से क्या होगा, वार्म्स अप मोर स्लोली, गर्म होगा, देन लैंड ड्यूरिंग डे, लैंड की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी जब मैं हीट ट्रांसफर मेथड बताऊंगा तो वहां पर बात करेंगे कि यहाँ पर उसको मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअल से मतलब होता है, उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है। तो इस कारण से तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ये लैंड जो है, ये वाटर धीरे धीरे क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था धीरे धीरे, तो इधर की तरफ से इधर की तरफ आपकी डायरेक्शन थी। तो अब क्या होगा, जब रिवर्स हो जाएगा, तो जैसे ही सनसेट हुआ, अब देखिएगा वाटर कूल डाउन मोर स्लोली, वाटर बड़ा धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है इन कंपेरिजन टू लैंड ड्यूरिंग नाइट। नाइट में क्या हो गई, वो स्लो डाउन हो गई। तो अब क्या हो रहा है, उधर से हाई टेम्परेचर की तरफ से लो टेम्परेचर की तरफ आना स्टार्ट हो गई एक प्रकार से। और जब दिन में बात कर रहे थे तो वाटर धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक प्रकार से आपका वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो धीरे धीरे आपका गर्म हो रहा था, तो धीरे धीरे गर्म हो रहा था, लैंड जल्दी गर्म हो गई, तो इधर से उधर की तरफ फ्लो हो रही थी, ये कारण है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं वहां पर कि वाटर जो है इन कंपेरिजन टू लैंड धीरे धीरे गर्म भी होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है, या धीरे धीरे कूल डाउन भी होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जहां हाई टेम्परेचर होगा उधर की तरफ से हीट आपके लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही होगी। यहां दे रखा है हीट कैपेसिटी, दे रखा है यहाँ से हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट टू द सप्लाइड टू अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस टू राइज यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। वही एक प्रकार से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जनरली पूछ रखा होता है पर यूनिट मास के हिसाब से दिया है तो आप यहाँ से डायरेक्टली टिक कर देंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यूनिट वगैरह ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डिनोटेड बाय इतना और कांस्टेंट वॉल्यूम। इन्हीं को आगे हमारा यूज आएगा, मेयर फार्मूला एक यूज आएगा, और आपका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वहां पर निकालना होगा, उसको गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को आइडियाबैटिक कांस्टेंट भी कहेंगे। तो आगे अभी इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये आगे देख लेंगे, इनके यूनिट से और उससे कोई मतलब नहीं है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब यहां से अगर बात करें, थ्री स्टेट ऑफ मैटर, तीन स्टेट होती है मैटर की, एक हमारी सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। अब अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ दीज स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करवाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करवाना होगा, तो यहाँ पर बात कर लेंगे। दे रखा है दीज चेंजेस कैन अकर व्हेन द एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सब्सटेंस एंड इट्स सराउंडिंग। अब यहीं पर देख लेते हैं, तीन स्टेट आपको दे रखी हैं, तीन स्टेट के हिसाब से मैं यहाँ पर बात करता हूं। जैसे मान लिया कि आपका एक तो यहां से क्या हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, और एक हो सकता है आपका सॉलिड से एक प्रकार से ये गैस डायरेक्टली, ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी हो सकता है, लिक्विड में ना वो करके, तो यहां पर गैस को दिखाने की कोशिश करते हैं, ये डायरेक्टली गैस में भी हो सकता है, समझिएगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, लिक्विड से आपका सॉलिड हो सकता है, और यहां से गैस से आपका क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ये हुआ। यहां से अगर बात करते हैं तो यहां से ये डायरेक्टली गैस भी हो सकता है, और यहां से गैस से आपका डायरेक्टली लिक्विड भी हो सकता है। अब इन्हीं के नाम मुझे चाहिए, तो जब यहां पर अगर बात करते हैं तो जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो इसको कहते हैं मेल्टिंग। जैसे आइस क्यूब है, जैसे ही हाई टेम्परेचर पे आएगा, हीट का ट्रांसफर होगा, वो क्या कर जाएगा, मेल्ट डाउन कर जाएगा, मेल्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से अगर बात करें तो आपका आ जाएगा डायरेक्टली यहां से, ये आपका क्या हो रहा है, सॉलिड से आपका गैस बन रहा है, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जिसका एग्जांपल होता है कैम्फर, कपूर आपका, वो क्या होता है, आप सॉलिड फॉर्म में रखा होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो एयर के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली किस में हो जाएगा, आपका गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो दो पॉइंट यहां पर मिले। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, एक गैस से क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, एक गैस से लिक्विड हो रहा है, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो रहा है यहां पर, ये कह सकते हैं, ठीक है। जब गैस से लिक्विड बना, अब एक गैस से आपका सॉलिड बन रहा है, तो इसको कहते हैं डिपोजिशन, इसको कह देंगे डिपोजिशन। अब ये इसका एग्जांपल अगर बात करें तो ड्राई आइस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउसेस बने होते हैं उनकी वॉल्स पे देखेंगे तो कुछ दिन के बाद व्हाइट व्हाइट कलर की दिखाई देने लगेंगी, तो वो एक प्रकार से व्हाइट कलर का क्या होता है, आइस होता है, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया ड्राई आइस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 4 स्टेट मैंने अभी आपको बताई। अब यहां से लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसको क्या कह देंगे, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कह देंगे, ठीक है। अब बचा क्या, यहां से अगर बात करें तो आपका लिक्विड से गैस बना है, तो इसको कह देते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। तो ये आपकी स्टेट जिससे जैसे चेंज होती हैं उनका नाम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तीनों को, वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो यहाँ पर मैं उसको समराइज कर रहा हूँ। समराइज कैसे कर रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पर मैंने सॉलिड ले लिया, सॉलिड लिया, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, ठीक है, लिक्विड बनाना है, या मान लेते हैं गैस बनाना है। ये तीन मेरे पास स्टेट है, 3 स्टेट है, उसको आसानी से याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर यहाँ से सॉलिड से लिक्विड बना या लिक्विड से सॉलिड बना, ये हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, लिक्विड से गैस बना या गैस से आपका क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। गैस, यहां पर अगर बात करें गैस से आपका सॉलिड बना और सॉलिड से आपका गैस बना, ये कह सकते हैं। तो अब देखिएगा, इसकी अगर बात करें तो ये आपका सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इसका मतलब इसको क्या कह देंगे, मेल्टिंग कह देंगे, ठीक है। और जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा तो इसको क्या कह देंगे, आपका फ्रीजिंग कह देंगे, ये फ्रीजिंग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करते हैं, यहां पर क्या कह रखा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये हो जाएगा भैया आपका लिक्विड से गैस, तो इवेपोरेशन, इवेपोरेट कर रहा है, इवेपोरेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर वहां से गैस से आपका लिक्विड बन रहा है तो इसको कह देंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें गैस से आपका सॉलिड बना है तो मैंने कहा डिपोजिशन, डिपोजिशन जिसका एग्जांपल भी मैंने CO2 बताया। अब गैस, लिक्विड, सॉलिड से गैस बन रहा है तो मैंने बताया था सब्लिमेशन, जिसका एग्जांपल था कंफायर। मैं ये बार बार एग्जांपल इसके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों का एग्जांपल, जहां पर डिपोजिशन की बात करेगा तो आपका ड्राई आइस दिया होगा या कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, और जहां पर सब्लिमेशन की बात करेगा वहां पर कंफायर दिया होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके एग्जांपल्स बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस कारण से। तो यहां पर वही दे रखा है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कह रखा है, मेल्टिंग है, ठीक है। आगे उसने कहा है फ्यूजन दे रखा है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, फ्यूजन मतलब जुड़ना, ये भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं फ्रीजिंग, डायरेक्टली ये भी आ सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपको दे रखा है लिक्विड से गैस, तो वेपराइजेशन दे रखा है, ठीक है। आगे दे रखा है कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ स्टेट गैस टू लिक्विड दे रखा है कंडेंसेशन, ये दे रखा है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है सब्लिमेशन, देखो सब्लिमेशन के बाकी का एग्जाम्पल इतना नहीं शो किया, पर इसका एग्जाम्पल देखो शो कर दिया है उसने, सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू वेपर मतलब गैस में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड
स्टेट है, तो सॉलिड से वेपर में चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कह देंगे भैया, यहाँ पर सॉलिड से वेपर में, गलत दे रखा है, यहाँ पर कंफार होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफार ये दे रखा है, ये दे रखा है कंफार। अगर वो मतलब आपका गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसके लिए ड्राई आइस होता है, वो आपका ड्राई आइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मैंने कर्व आपको दिए हैं, इतना खास नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैसे कैसे स्टेट चेंज हो रहा है, ये आपके बिल्कुल भी मतलब का नहीं है, यूजफुल नहीं है, बट एक बार आप देख लेंगे तो कुछ ना कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा, इस कारण से मैंने ये दे रखे हैं। अब यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है, कह रखा है मेल्टिंग पॉइंट, the temperature at which the solid and the liquid state of the substance is in thermal equilibrium with each other is called the melting point. It जैसे जनरली मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस एट स्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। जब नॉर्मल एक प्रकार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में उसका मेल्टिंग हो रहा होगा तो बात कर रहा है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे उसका। यहां पर अगर बात करें, व्हेन द वायर हैज पास्ड वाटर अबव द वायर फ्री अगेन, ठीक है। तो यहां पर ये छोड़ दीजिए इसको, इसका कोई मतलब नहीं है आपके उसमें। यहां पर दिया है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी आपको समझा के रखा है। ये आपको थोड़ा सा कुकर के बारे में भी मैंने दिखा दिया यहाँ पर। वाई इज डिफिकल्ट ऑन हिल, वाई कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन हिल, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल सा आपको टिक कर देना होगा कि अगर मैं खाना आपके प्लेन सरफेस पे यहाँ पर ग्राउंड में पका रहा हूँ और इसके बाद मैं किसी हिल के सरफेस पे पहुंच जाऊं, मतलब हिल के टॉप पॉइंट पे पहुंच जाऊं और वहां पर खाना पकाऊं, तो वहां पर डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो सीटी जो है आपकी जल्दी जल्दी खुल जाएगी प्रेशर कुकर की, इस कारण से, ठीक है। तो इस कारण से वहां पर जल्दी खाना नहीं पकेगा, ये होगा। तो यहाँ पर दे रखा है, at high altitude atmospheric pressure is lower than at sea level, therefore the boiling point of water reduces at hill, hill पे reduce कर जाएगा, ये दिया है। अब आती है बात लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट को अगर समझना चाहें तो लेटेंट हीट का मतलब ये है कि अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज करवाना है, किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज करवाना है, तो जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट। स्टेट में चेंज करवाने के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर राइज करने बड़ा कंफ्यूजिंग वाला होता है, बच्चे बार बार गलत कर देते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, टेम्परेचर अगर सब्सटेंस का राइज हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट के कारण हो रहा है, ठीक है। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो लेटेंट हीट के कारण हो रही है, ठीक। तो वहीं पर यहाँ पर अगर बात करते हैं, लिखा होगा अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर उस सब्सटेंस का चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं, मेरा वाटर बॉयल हो चुका है, वाटर बॉयल हो चुका है मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस टेम्परेचर उसका पहुंच चुका है, ठीक है। अब मैं नीचे से अगर गैस को बंद कर दूं तो अब वो इवेपोरेट नहीं होगा, मतलब एक प्रकार से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। बात सही। अगर मैं नीचे से टेम्परेचर दिए जा रहा हूं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है, वो जो हीट वहां से फ्लो करवा रहा होगा, वो हीट कहां पर जा रही होगी, वो स्टेट को चेंज करवाने में जा रही होगी, क्योंकि लिक्विड से गैस बन रही होगी, आपका स्टीम बन रही होगी। तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अभी भी स्टीम का टेम्परेचर अगर मैं मेजर करूंगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। वाटर जो बॉइल्ड था उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हुआ दोनों में, जबकि स्टेट चेंज हो चुकी है। तो जो हीट की रिक्वायरमेंट स्टेट चेंज करवाने में होती है उसी को कह देते हैं लेटेंट हीट, वही यहाँ पर दे रखा है। तो हीट अब ये क्या होगा, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे हीट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ से कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए, कांस्टेंट आ गया L, तो यहाँ से Q इक्वल टू कह सकते हैं ML। L यहाँ पर क्या है, आपका लेटेंट हीट है, ठीक है। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम, या आप ये कह सकते हैं जूल पर केजी, ये भी कहा जा सकता है।
ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे, क्वेश्चन में ज्यादातर ये मिलेगा आपको, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको वैल्यू रखनी होगी। इस कारण से कैलोरी पर ग्राम आप याद रखिएगा। तो यहां पर अगर बात करें, दे रखा है हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट Q, mass of substance A, तो Q इक्वल टू M into L, where L is a latent heat of substance. It is a characteristics of the substance. ये characteristics substance की होती है, क्योंकि substance change कर दूंगा तो उसकी latent heat change हो गई होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, it also depend on the pressure, यूनिट आपकी ये लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सोचने के लिए मजबूर आपको करेगा, क्या सोच रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा ये दे रखा है। अब क्या है, लेटेंट हीट, जैसे फेज चेंज सॉलिड से लिक्विड होगा तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ से फेज चेंज लिक्विड टू गैस हो रहा है तो वेपराइजेशन कह देंगे। तो खैर ये हमारे इतना काम का नहीं है। बात ये होगी कि अगर मुझे जो याद ही करना है तो मैं याद क्या करूंगा, वो बात कर लेते हैं कि क्या याद करना है। अभी आपका हो सकता है आगे पॉइंट मिल भी जाए। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्टीम की जो लेटेंट हीट है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं यहां से बात करता हूं लेटेंट हीट ऑफ आइस, आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। इनका मतलब क्या है, इन वैल्यू का मैं एक को लेकर के समझा रहा हूं, मान लेते हैं आइस को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने 80 मतलब एक प्रकार से 1 ग्राम आइस लिया है, 1 ग्राम आइस लिया है और उसको सिर्फ मेल्ट करवाना है, टेम्परेचर राइज नहीं करवाना, मतलब अभी भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री जस्ट मेल्ट हुआ है, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। तो मेल्ट करवाने के लिए मुझे 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ। वहीं पर ये कह सकते हैं कि अगर मैंने किसी वाटर को फ्रीज करवा रहा था, जस्ट वो फ्रीज करने मतलब इसका टेम्परेचर नियर अबाउट 0 डिग्री पहुंच चुका है। अब अगर मुझे उसको फ्रीज करवा ही देना है तो और भी उससे मुझे 80 कैलोरी हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो इस कारण से इनकी वैल्यू को आप याद रखिएगा। ये दो वैल्यू आपके क्वेश्चन में यूज होगी, इस कारण से मैंने कहा कि इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो ये आपने सुना होगा कि बॉइल्ड वाटर की कंपैरिजन में अगर स्टीम से कोई जल जाता है तो उसको जलन ज्यादा महसूस होती है। अगर बॉइल्ड वाटर की कंपैरिजन में स्टीम्ड से वो बर्न होता है तो एक बार से उसको जलन ज्यादा महसूस होगी। वही यहाँ पर वो आदमी अपना सोच रहा है, क्या कह रखा है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बर्न फ्रॉम स्टीम इज यूजुअली मोर सीवियर देन दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। वाई कह रखा है, बॉइलिंग वाटर की कंपैरिजन में अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम से, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने कहा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ही स्टीम होगी, तो उससे बर्न होता हूं तो क्यों इतना खतरनाक होता है, सीवियर होता है, कंडीशन खराब होती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से उसके पास एक्स्ट्रा क्या थी, लेटेंट हीट थी, जो स्टेट को चेंज करवाने में गई थी वो भी उसके पास है, जिसके कारण से वही ज्यादा आपकी जलन महसूस करवाती है। टेम्परेचर दोनों का सेम होता है बट उसके पास एक छुपी हुई गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट, छुपी हुई एक हीट है जिसके कारण से वो आपको जलन महसूस करवाता है। तो यहाँ पर दे भी रखा है आपको, वी नो दैट हीट नीडेड इतना, वेपराइजेशन इतना, ये सब कुछ आपको समझा के रखा है। तो बर्न फ्रॉम ये तो यहाँ से आपके पास वो, तो स्टीम स्टीम एट इतना कैरीज इतनी कैलोरी हीट मोर हीट देन वाटर 100 सेंटीग्रेड, आपको ये सारा सब कुछ समझा के रखा है। उसको उसने जूल में कन्वर्ट कर दिया, जो मैंने वहां पर किस में बताया था आपको, कैलोरी पर ग्राम में बताया था, उसी को इसने किस में कर दिया है, जूल में कन्वर्ट करके आपको बता दिया है। बस इतना सा आपका अंतर है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट थे। अब यहां पर एक पॉइंट आता है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, इसको अगर समझे तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर कोई सब्सटेंस एक ही स्टेट में पाया जाए, मतलब 3 स्टेट में पाया जाए एक ही टेम्परेचर पे। समझिएगा फिर से, कोई सब्सटेंस एक ही टेम्परेचर पे 3 स्टेट में पाया जाएगा तो वो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। तो इसके लिए जनरली हम
जब कोई भी कंपैरिजन की बात करेंगे हीट के लिए तो वाटर लेकर के बात करेंगे। तो इसका मतलब वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर एक ही टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में पाया जाता है। जैसे आइस की कोई मतलब जब आइस बन करके निकलता है फैक्ट्रियों से तो देखिएगा, तो उसके वहां पर लेयर पे आपका लिक्विड भी मिलेगा, और उससे क्या होगा, कुछ गैस पार्टिकल इवेपोरेट कर रहे होंगे, निकल रहे होंगे। ठीक है, तो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तो वही तीनों स्टेट में पाया जाता है एक ही टेम्परेचर पे। और वो टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर अगर बात करते हैं आपको दे रखा है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और किस टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है 0.006। तो ये नहीं पूछा जाता है, पूछा आपसे ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर की। तो यहाँ पर उसी को समझ लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है द टेम्परेचर एट pressure and at the temperature and pressure at which the fusion curve, the vaporization curve and the sublimation curve meet, and all the three phase of the substance coexistence is called the triple point टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो आप ये ना याद करके, मतलब इतना ज्यादा क्रिटिकल ना याद करके, आप ये कह सकते हैं कि जहां पर एक कोई सब्सटेंस एक ही टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में पाया जा रहा है वो क्या कहला रहा है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कह रहा है। वही इसके कहने का मतलब है कि जहां पर आपका सब्लिमेशन कर्व मिल रहा है, आपका फ्यूजन कर्व मिल रहा है और आपका वेपराइजेशन कर्व मिल रहा है, वहां पर जहां पर ये तीनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वही टेम्परेचर आपका क्या कहला रहा है, आपका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कर्व। यहाँ पर दिया भी है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये दे रखा है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। यहाँ पर बाद में वही समरी दे दिया है जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें स्टार्ट करेंगे। आपका जनरली मैं स्टार्ट करूंगा मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसमें से फिर टेम्परेचर स्केल भी बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में अगला बात करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो और भी लोगों की इससे हेल्प हो सके, लोगों को पता भी चल सके कि हाँ हमारे लिए कोई फ्री भी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है कि सब जगह पैसा ही दे करके पढ़ना है। ठीक है, तो कोशिश करिए। और आगे आने वाले समय में आपके लिए हम एक सीरीज भी ला रहे हैं। वो सीरीज क्या, सीरीज तो चली रही है, ये आपके लिए एक फायदे की बात होगी कि आगे आने वाले समय में हमारा मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन भी लाइव होने वाला है जल्द ही, जिसमें से आपको कम से कम 45 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, उसकी कॉस्ट जब बात आएगी तो बता देंगे आप लोगों को। तो जल्दी ही अगर किसी को देखना भी है, एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट भी करना है, तो आप लोग गूगल में जा करके IMU 360 स्मॉल में डालिएगा, IMU360.com ये डालिए, और जा करके एक वहां पर कैवलियर का खुल करके आएगा, उसमें से जा करके आप टेस्ट वाले सेक्शन में जा करके देखेंगे तो डिफेंस का एक दिए होगा। डिफेंस वाले में जब इंटर करेंगे तो आपको वहां पर NDA सब कुछ दे रखा होगा और एक IMU CT भी दे रखा हो। तो IMU CT में आप जाएंगे तो एक टेस्ट उसमें ओपन भी है, उस टेस्ट को आप दे भी सकते हैं। बाकी के अभी अनलॉक करने पड़ेंगे, उसके लिए टाइम टू टाइम हम बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि विजिट करिए, देखिए एक बार कि कैसे क्या है, उस टेस्ट को दीजिए। अगर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो कोशिश करिएगा कि पूरा टाइम दीजिएगा, ये नहीं कि आपने देखा खोल करके बंद कर दिया, कोई मतलब नहीं है। अगर आप मान लेते हैं आपको एक भी टेस्ट मिल जाता है करने को, तो उसमें क्या होगा, अपने को बहुत लोगों की तैयारी हो चुकी होती है, तैयार हो चुके होते हैं या पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको ये देखना है कि मैं 3 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चन वो पूरे कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तुक्का भी नहीं मारना है, कोशिश ये करना है। तुक्का मारने के लिए तो मैं कहो तो आधे घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, तो तुक्का भी नहीं मारना है। अपने पेशेंस लेवल को चेक करना है कि 3 घंटे, क्योंकि अभी से आप अगर पेपर नहीं देंगे या आगे पेपर नहीं देंगे, डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो वहां पर भी तो आपका पेशेंस चेक होगा, आप 3 घंटे बैठ ही नहीं पाएंगे ना। तो यही तो आपको सिखाना है। तो इस कारण से आप IMU360.com पे जाइए और डायरेक्टली कैवलियर का पोर्टल खोल करके आएगा, उसमें डायरेक्टली क्लिक करिए और आगे जाकर के टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देखिए, डिफेंस वाले में इंटर करिएगा। डिफेंस वाले में जाकर के आपका IMU CT दिए होगा, उसमें से बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, जैसे वनडे एग्जाम के और बहुत सारे, तो आपको अपना वाला टेस्ट देना है।
ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव बात रही। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैंने आपको नंबर बता ही रखा है पहले वीडियो में, आप वहां पर अपनी क्वेरी रेज करते रहिए या इन्हीं वीडियो में अपने कमेंट करते रहिए, टाइम टू टाइम हम आप उसका भी आप लोगों को आंसर देते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।